कनेक्शन में जैसे कि हम मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं, तो उस प्रथा पर अमल करते हुए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम केसी इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से खास बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कि भारत के साथ मिडिल ईस्ट में ऑर्डर पाइपलाइन की उनकी क्या स्थिति है। साथ ही मिडिल ईस्ट में हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स शुरू करने से घरेलू कारोबार से जुड़े जो ऑर्डर्स हैं उन पर कितना असर पड़ता हुआ हम देखेंगे। और ख़ास बातचीत के लिए MD CEO विमल केजरीवाल हमारे साथ जो हैं वो जुड़ गए हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ट्रेड ग्रोथ की उम्मीदें क्या होनी चाहिए भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में अगले 4 से 5 साल में, यही जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं भारतीय कंपनियों के वो अनाउंस होते हुए अब जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। किस तरह की ग्रोथ का आकलन आप कर रहे हैं? नमस्कार कविता जी। अगर आप बिजनेस की बात करें मिडिल ईस्ट की और खासकर सऊदी और यूएई की बात करें, तो यूएई में तो क्या, जब से एफटीए साइन किया है, जो हमने $100 बिलियन का बात किया था कि ट्रेड हो जाएगा, 85 बिलियन तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं। 15 बिलियन और बाकी है उस टारगेट में। तो ओवरऑल अगर आप गल्फ की बात करें, करीब 250 बिलियन के आसपास का हमारा ट्रेडिंग इसके साथ में होता है। तो क्लियरली बहुत इसमें दिख रहे अपॉर्चुनिटीज है बढ़ाने का। और खासकर जो एक कॉरिडोर बनाने की बात थी, लिंकिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, वंस उस पे काम अगर जब शुरू हो जाएगा, अभी तो सिर्फ कागज पे है, बट जैसे शुरू हो जाएगा उससे भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तीसरा ये है कि अभी जो आपका रिन्यूएबल्स पे एम्फोसिस चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, बिकॉज ऑफ ऑयल एंड एवरीथिंग एल्स, तो जो सोलार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो हमारे जैसे कंपनी के लिए जो ट्रांसमिशन वगैरह के लिए बहुत काम आ रहे हैं और अच्छे बड़े काम आ रहे हैं। तो क्लियरली ग्रोथ अच्छी तरह से दिख रहा है, खासकर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। केजरीवाल जी, अब ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा पाइपलाइन के बारे में, अगर आप अगले कुछ क्वार्टर्स की स्थिति मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई अगर हमारे साथ कुछ साझा कर सके। और इसके अलावा L1 पोजीशन में कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज जिसकी जानकारी आप देना चाहते हैं? देखिए, टीएनडी में करीब करीब 30,000 करोड़ के आसपास की टेंडर पाइपलाइन अभी मौजूद है हमारे पास। उसमें से थोड़े बहुत हमने कोट कर दिए होंगे, रिजल्ट बाकी अभी हमको कोट करने हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 3-4 महीने में, और लेट्स से 1 क्वार्टर, वी विल बी कोटिंग अराउंड 30,000 करोड़ इन टीएनडी। बाकी बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत रेलवे में बिड कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस में कर रहे हैं, बट ये इफेक्टिवली टीएनडी में इतना है। और पाइपलाइन की जो टेंडर L1 की बात करें, हमारे करीब 5,000 करोड़ के अभी L1 चल रहे हैं। तो उसमें बहुत मेजर कोई मिडिल ईस्ट वगैरह का नहीं है, मेनली सारे इंडिया के हैं और कुछ अफ्रीका के हैं, बट लार्जली टीएनडी में करीब 80%, 20% सिविल में होगा। सर, ये बताइए, कुछ डीप बॉटल नेकिंग प्रोग्राम आपने दुबई की सब्सिडरीज से जुड़ी हुई शुरू की थी। अब इसका कोई फायदा नए प्रोजेक्ट्स की बिडिंग में? देखिए, हमारे वहाँ 50,000 टन की कैपेसिटी है, अब उसको 60,000 कर रहे हैं, सो 20% हम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो नए में तो फायदा होगा ही, बिकॉज उसकी कैपेसिटी अभी फुल्ली यूटिलाइज्ड है। तो वी वर रनिंग इनटू अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। तो ऑब्वियसली 10,000 टन अगर एक्स्ट्रा बनाएंगे तो उतना मेरे पास लीवे हो जाएगा और बिड करने का। मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए जो आपके मार्जिन्स हैं वो लगभग 9 से 10% के आसपास हैं, लेकिन अब ये बताएं कि इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कोई और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद? कविता जी, मार्जिन जो है वो एक्चुअली प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, ना ज्योग्राफी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक। मतलब सेम कंट्री में यू में बी हैविंग एट 5%, यू में बी हैविंग 15%, उस तरह से होता है। तो मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, लेकिन क्या हो रहा है कि जब काम बढ़ रहा है तो लोगों के थोड़े से एपिटाइट कम हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन में फर्क पड़ता है और मार्जिन्स का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट एक बात ये भी है कि वो मार्जिन्स का इम्प्रूवमेंट अक्रॉस हो रहा है, नॉट जस्ट इंडिया एंड नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट, बट ऑल्सो इन इंडिया। हम्म, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर ग्रोथ पोटेंशियल मिडिल ईस्ट कॉरिडोर विद इंडिया का जो है समझना चाहूँ मैं, तो इसको लेकर आपकी क्या राय बनेगी? देखिए, अभी ऑनेस्टली इट इज अ बिट टू अर्ली, लेकिन उसमें दो चीजें होगी। एक तो ये होगा कि कॉरिडोर एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रोजेक्ट लगेंगे, रेलवे लाइन बनने हैं, पोर्ट्स बनने हैं, जो भी करना है, तो वन वुड बी द प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज विच विल कम अप, जिसके कारण। सेकेंडली क्या होगा कि जब एक कॉरिडोर बन जाएगा तो आपको लॉजिस्टिक्स वगैरह आसान हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो आपको पूरा यूरोप का मार्केट है, मिडिल ईस्ट में कुछ और एक्सपेंशन हो सकता है मार्केट का, तो वो पूरा मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए खुल जाएगा। सो मैं अपॉर्चुनिटी को दो चीज में देखता हूँ, एक तो प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए,
और एक बनने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज आएगी। अभी बहुत मुश्किल है उनको क्वांटिफाई करना, क्योंकि अभी तो पेपर पे है। जब एग्जैक्ट डिजाइन वगैरह बन जाएंगे, देन यू नो कि रेलवे में कितना है, एयरपोर्ट में कितना है, टेलीकॉम में कितना है, वो थोड़े कुछ समय के बाद समझ में आएगा। सर, खाड़ी देशों से जो उभरती हुई डिमांड है, मुझे ये बताइए उसको पूरा कर पाने को लेकर फिलहाल क्या कुछ और क्षमता विस्तार के कदम आप उठाना चाहेंगे, या उस डिमांड का फिलहाल कोई स्टेटस जिसके बारे में आप बात कर सकें? देखिए, क्षमता विस्तार तो जैसे आपने कहा हम दुबई में कर रहे हैं। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंडिया में हमारे प्लांट्स हैं उनकी क्षमता विस्तार करें क्या, नंबर वन। नंबर टू, ऑन द एम्प्लॉय फ्रंट, कैपेबिलिटी फ्रंट, ऑर्गेनाइजेशन वहां पे विस्तार कर रहे हैं, ताकि क्या है कि वहां पे और टीम्स है। देखिए, प्रोजेक्ट में मेजर काम क्या होता है, मेजर तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल होती है। तो उसमें हम लोग विस्तार कर रहे हैं ताकि वहां पे कैपेबिलिटी और बड़े प्रोजेक्ट और ज्यादा प्रोजेक्ट कर सके। सप्लाई चेन की मेरे को बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि कुछ आइटम इंडिया से जाते हैं, कुछ आइटम यूरोप से जाते हैं। दैट कैन बी मैनेज्ड। आई डोंट थिंक सप्लाई चेन विल बी अ कंस्ट्रेंट फॉर एक्सपांशन। तुमदा आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर किस तरह से आपको लगता है कि कैपेक्स को लेकर किसी भी तरह का स्टेटस इम्प्रूवमेंट जो जिसके बारे में आप बात करना चाहें? खाड़ी देशों के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी, ओवरऑल ओवरऑल। देखिए, ओवरऑल तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कैपेक्स इंप्रूवमेंट तो आज अपने देश में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। जो सरकार ने इंटरिम बजट में भी 1,11,000 करोड़ वगैरह का दिया है, बाकी लोगों ने इतना सब कर रखा है। तो कैपेक्स इंप्रूवमेंट तो सब जगह हो रहा है, बट इट इज मतलब स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे आज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में है, रेसिडेंशियल में है, मेटल्स माइनिंग में है, डेटा सेंटर्स में है। तो वो कैपेक्स इंप्रूवमेंट बहुत क्लियरली दिख रहा है। और खासकर रिन्यूएबल और ट्रांसमिशन में है। मतलब हमने इतना ऑर्डर्स कभी ट्रांसमिशन वगैरह में देखे नहीं थे, भारतवर्ष में भी या बाहर भी। इस साल हमारे पास ऑर्डर इंटेक में 11,000 करोड़ के ऑर्डर आए हैं ट्रांसमिशन में सिर्फ। तो क्लियरली कैपेक्स का इम्पैक्ट ऑर्डर इंटेक में और रेवेन्यू में, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में दिखेगा आपको। तो क्या ये कहना सही होगा केजरीवाल जी कि बहुत सारे एनालिस्टों का जैसा ये भी मानना है कि भारत में जो है प्राइवेट कैपेक्स के रिवाइवल की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? और दूसरा सवाल मैं साथ ही जोड़ देती हूँ, जिस तरह से हायर मार्जिन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में फोकस्ड हैं, तो भारत के प्रोजेक्ट्स पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट आपके लिए? पहली बात तो जो मार्जिन बाहर कमा रहे हैं वही मार्जिन इंडिया में कमा रहे हैं। सो उसका कोई इम्पैक्ट वैसे आएगा नहीं। दोनों हमारे तो कि दोनों बिजनेस अलग अलग है, तो उनका आपस में कोई इम्पैक्ट नहीं आता कि एक बढ़ गया कि दूसरा कम हो जाएगा। इस तरह से नहीं हो पा रहा है। और सॉरी, आपने पहला सवाल क्या पूछा था? जी, पहला सवाल मेरा वही था कि बहुत एनालिस्ट यही मान रहे हैं कि अब जो है रिवाइवल, प्राइवेट कैपेक्स के रिवाइवल की शुरुआत है। क्या ये कहना सही होगा आपके मुताबिक? देखिए, प्राइवेट कैपेक्स बहुत सिलेक्टिव एरियाज में हो रहा है अभी तक। मतलब ऐसा नहीं है जनरलाइज सब जगह हो रहा है। जैसे मैंने कहा, हमारे पास आज जो हमारा सिविल बिजनेस है जो करीब 40-45% में ग्रो कर रहा है। पर अगर उसके ऑर्डर इनटेक या टेंडर पाइपलाइन देखें तो मैक्सिमम ऑर्डर अभी आए हैं रेसिडेंशियल से। रेसिडेंशियल में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। दूसरा आ रहा है डेटा सेंटर्स में। तीसरा मेटल्स माइनिंग में आ रहा है, मेनली स्टील में हो रहा है। थोड़ा बहुत अभी हम एफएमसीजी में धीरे धीरे कुछ देख रहे हैं, बट ग्लोबली हो रहा है क्या, मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मैंने कहीं सीमेंट में, केमिकल में या कहीं और देखे, ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो हमारी हमारी उम्मीद यही है कि एक बार इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद सभी लोग अपने कैपेक्स प्लान को रीड्रॉ करके देन यू विल सी अ मेजर रिवाइवल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ दर्शकों के साथ बातचीत की। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। के मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। केसी इंटरनेशनल पर हमने बात की थी मैनेजमेंट के साथ ब्रेक पर जाने से पहले। और बताइए राघवेंद्र जी, आपकी रीडिंग क्या है और तमाम मिडिल ईस्ट फोकस प्रोजेक्ट्स को लेकर जो बातें की गई हैं, जो आने वाली तस्वीर पेश की गई है, वो आपको कितनी प्रोग्रेसिव लग रही है? काफी अच्छा मैनेजमेंट है। आरपी संजीव गोयल का ग्रुप से कंपनी है और बहुत अच्छा इसका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ये जो यूएई और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में, पावर स्पेस में, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है।
बट वैल्यूएशन पर हमें कंपनी एक्सपेंसिव लगती है। अगर आप देखेंगे कि इसका जो पी मल्टीपल कहते हैं वो तकरीबन 60 टाइम्स का है, तो यहाँ पर एक थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है 680 के प्राइस पर। अगर स्टॉक थोड़ा करेक्ट होता है 610 600 के लेवल्स पर, तो एक बहुत बेटर बाय बनेगा और यहाँ पर एक एंट्री कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। कंपनी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम कर रही है। अगर तिमाही रिजल्ट देखेंगे क्वार्टरली, तो इनका पीएटी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 97 करोड़ का था वर्सेस 18 करोड़ का। तो ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन्स अच्छे हैं, एक्सपेंशन अच्छा है। बस वैल्यूएशन पे अगर थोड़ा करेक्शन होकर 610 पर मिलता है तो के इंटरनेशनल एक स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट बनता है। ऑलराइट, चलिए, तो केसी इंटरनेशनल पर आपने राय रखी और इसी के साथ आज आपने समय निकाला और दर्शकों को बाजार से जुड़ी तमाम बातें समझाई और उन्हें सलाह दी। धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आगे